दोस्तों, स्वागत है आपका द परीक्षा महोत्सव बाय लवली में, जहां आज मैं लेकर आई हूं बिहार बोर्ड की कक्षा 6 के भूगोल के विषय को, जिसमें आज हमारा अध्याय है अध्याय 4 और शीर्षक है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। हमने अध्याय 1, 2 और 3 कवर कर चुका है। ठीक है, आप सभी अगर नहीं देखे हैं तो कृपया मेरे चैनल में जाएं और उस अध्याय 1 और अध्याय 3 को अवश्य देखें, जिससे आपको अध्याय 4 आसानी से समझने में सहायता मिलेगी। ठीक है, चलिए बिल्कुल आपकी समय को व्यर्थ ना करेंगे, जल्दी शुरू करते हैं। विभिन्न स्थलाकृतियाँ, पर्वत, पठार एवं मैदान। पटना जंक्शन के करीब जो है ना, एक सेकेंड, पटना जंक्शन पर गरीब रथ दिल्ली की ओर जाने के लिए तैयार खड़ी थी। बिहार के विभिन्न जिलों से आए लड़कियां और लड़के शिक्षिकाओं के नेतृत्व में 26 जनवरी को परेड में भाग लेने दिल्ली जा रहे थे। ठीक है, सभी अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। गाड़ी चल पड़ी। सभी बच्चे बहुत उत्साहित थे। थोड़ी देर में गाड़ी के सोन नदी के पुल पार करने लगी। ठीक है, करने की गड़गड़ाहट सुनाई दी। तभी राहुल बोल उठा, अभी थोड़ा ही देर में यह गाड़ी हमारे गांव के पास से गुजरने वाली है। खिड़कियों से देखना, दूर दूर तक मैदान ही मैदान नजर आएंगे और दूर दूर तक पहाड़ का कोई नामो निशान नहीं दिखाई देगा। बच्चों में बीच में दखल देते हुए मनोज बोल उठा, हमारे वाल्मीकि नगर में तो घने जंगल और पहाड़ दिखाई पड़ते हैं। राहुल बोला, सच? मैंने तो कभी नहीं देखा है। तभी गीता बोली थी, ऐसा भी है क्या? कभी राजगीर और जमुई की ओर जाओ, तब तुम्हें पहाड़ियाँ दिखाई देगी। ठीक है, मनोज बोला, मेरे यहाँ के पहाड़ बहुत ऊंचे और बड़े हैं। ठीक है, गीता बोली, नहीं, मेरे यहाँ के पहाड़ ज़्यादा ऊंचे हैं। शिक्षिका इन सभी बच्चों की बात सुनकर मुस्कुरा रही थी। उन्होंने सभी बच्चों को पास बुलाया और कहा, सुनिए, ये पहाड़, पठार, मैदान प्रकृति के ही देन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पृथ्वी के विभिन्न स्थल रूप। ये हमारा सागर हो गया, ठीक है, जल से भरा हुआ। ये मैदान हो गया, ये पठार हो गया, वो जो उठा स्थल से ऊंचा उठा हुआ क्या कहलाता है? पठार। और ये पठार से जो ऊंचे उठे हुए हैं उसको क्या कहेंगे? पहाड़ कहेंगे। अब है राहुल, गीता और मनोज कैसे क्षेत्रों के रहने वाले थे? अब आप लोग बताइएगा। सभी अपने इलाके के बारे में क्या क्या बता रहे थे? वाल्मीकि नगर कहाँ है ये भी बताइए। शिक्षिका ने राहुल से पूछा, राहुल आप बताइए, आपके गांव में भूमि कैसी है? लोग क्या क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, कहाँ रहते हैं और क्या खाते हैं? ठीक है, राहुल बोला, हमारे गांव में दूर दूर तक समतल भूमि है, ना कहीं अधिक ऊंची ना कहीं अधिक नीची। इसमें लोग धान, गेहूं, चना, ईख इत्यादि फसलें उपजाते हैं। नदी एवं तालाब भी हैं। कृषि कार्य के लिए लोग वर्षा पर आधारित हैं। बरसात के दिनों में पानी खेतों में रुक जाता है। सिंचाई के लिए वर्षा के जल का भंडारण आहार में किया जाता है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं मैदानी भाग में धान की खेती को। अब कुछ जगहों पर जो है नहरों की व्यवस्था है। नदियों में बांध बनाकर पानी खेतों तक पहुंचाया जाता है। हर तरफ जो है मिट्टी एक जैसी नहीं है, कहीं चिकनी तो कहीं दोमट है। खेतों की जुताई के लिए हल, बैल, ट्रैक्टर एवं पावर टीलर का जो है उपयोग किया जाता है। चिकनी मिट्टी को केवाल मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, चिकनी मिट्टी को क्या कहते हैं? केवाल मिट्टी कहते हैं। आपका यहाँ से एक पॉइंट निकल गया। जिसमें धान की फसल खूब होती है, अर्थात इसमें किस मिट्टी की किस फसल की खेती खूब होती है? धान की। दलदली मिट्टी दलहन के लिए खूब लाभदायक है। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है, दलदली मिट्टी में दलहन की फसल खूब होती है। कई गांव पक्की सड़क से जुड़े हैं तो कई गांव कच्ची सड़कों से। ठीक है, अब यहाँ पर जो है बैलगाड़ी, ट्रैक्टर, ठेला, ऑटो आदि से सामग्रियाँ, पशुओं का चारा इत्यादि ढोए जाते हैं। कुछ लोग बस और रेलगाड़ियों से शहरों में नौकरी करने जाते हैं तथा शाम में घर वापस आ जाते हैं। कई गांवों में नदी नालों के किनारे सरकार ने पेड़ भी लगवाए हैं। कुछ लोगों ने अपनी ज़मीन पर लकड़ी और फल के लिए बगीचे भी लगा रखे हैं। शहरी क्षेत्र के नज़दीक वाले खेत में सब्जियों की खेती की जाती है। साथ ही घरों के नज़दीक वाली ज़मीन पर कुछ किसान सब्जियां भी उगाते हैं, जिनकी बाज़ार में खूब मांग हो है। ठीक है, रहने के लिए पक्के और कच्चे मकान है। खाने में भात, दाल, रोटी, सब्जी, दूध, दही, चूड़ा, सत्तू, चना प्रमुख है। ठीक है, बहुत अच्छा राहुल, आपने अपनी
बहुत अच्छी बातें बताई। शिक्षिका ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, प्रायः नीचे और समतल भूमि प्रदेश को क्या कहते हैं? मैदान कहते हैं। ठीक है, लिख लीजिए, मैदान किसे कहते हैं? नीचे, प्रायः नीची और समतल भूमि के प्रदेश को मैदान कहते हैं। मैदानों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे समुद्र से ऊंचे या नीचे हो सकते हैं, परंतु अपनी समीपवर्ती पठार तथा पर्वत से ऊंचे नहीं हो सकते हैं। ठीक है, यह प्रायः एक ही प्रकार की मिट्टी से बने होते हैं, जिसमें थोड़ा बहुत स्थानीय अंतर होता है। मैदान के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं: अपवर्दन, मूलक मैदान। पहला क्या है? अपवर्दन, अपर्दन मूलक मैदान। वे मैदान जिनकी रचना में अपर्दन की क्रिया का प्रमुख हाथ रहता है अपर्दन मूलक मैदान कहलाते हैं, जैसे फिनलैंड का मैदान, उत्तर यूरोप और कनाडा की पूर्वी क्षेत्र। ठीक है, अब उसके बाद आता है दूसरा क्या है? निक्षेपण मूलक मैदान। निक्षेपण की क्रिया के द्वारा नदियों, हिमानी वायु तथा सागरी तरंगों से जो मैदान बनते हैं उन्हें निक्षेपण के मैदान कहते हैं, जैसे केरल के तट के मैदान, हंगरी का मैदान आदि। उसके बाद आता है रचनात्मक मैदान। इस प्रकार के मैदान का निर्माण पृथ्वी की आंतरिक हलचलों द्वारा होती है, जैसे उत्तरी अमेरिका का मध्यवर्ती मैदान। मैदानी क्षेत्रों में जीवन यापन के लिए भोजन, जल, आवास, परिवहन की सुविधा आसानी से उपलब्ध होती है। ऐसे क्षेत्रों में सड़क मार्ग, रेल मार्ग एवं अन्य सुविधाएं आसानी से प्रदान की जाती है। शिक्षिका ने कहा, बिहार का अधिकतर भाग गंगा नदी के दोनों तरफ मैदानी भाग के रूप में फैला हुआ है। इसमें कृषि कार्य होता है। ऐसे मैदान पश्चिम में पंजाब से लेकर पूरब में असम तक मिलते हैं। ये इलाके सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र मैदान कहलाते हैं। ठीक है, यह पूरा मैदानी क्षेत्र अन्य उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसे भारत के उत्तरी विशाल मैदान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब आइए पठार। शिक्षिका की बातें सुनकर बच्चे आपस में बातें करने लगे। तभी शिक्षिका ने कहा, मैदानी भाग के अलावा हमारे देश में पठारी क्षेत्र भी हैं। क्या आपको मालूम है? बच्चों ने नहीं सिर में सिर हिलाया। ठीक है, शिक्षिका ने बताया, पठार आसपास की भूमि से ऊंचा होता है। पठार क्या होता है? आसपास की भूमि से ऊंचा होता है तथा उसके ऊपर का भाग सपाट होता है। पठार की ऊंचाई कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है। कुछ पठार तो हजारों किलोमीटर क्षेत्र में फैले होते हैं। हमारे देश में दक्कन का पठार तथा छोटा नागपुर का पठार इसके अच्छे उदाहरण हैं। तिब्बत का पठार संसार का सबसे ऊंचा पठार है। लिख लीजिएगा आप, तिब्बत का पठार संसार का सबसे ऊंचा पठार है। पामीर के पठार को संसार की छत कहा जाता है। पामीर के पठार को क्या कहा जाता है? संसार का छत कहा जाता है। ठीक है, हमारे देश का कौन कौन सा पठार है? छोटा नागपुर और दक्कन का पठार। ठीक है, राजू पूछ बैठा, इन पठारों में क्या क्या मिलता है? इन पठारों में खनिज के भंडार मिलते हैं, शिक्षिका ने बताया। आप ये देखिए, प्रायद्वीपीय भारत का मानचित्र, ये है हमारा प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है, अब पर्वत। मनोज बोला, दीदी जी, मेरे पश्चिम चंपारण जिलों में भी तो पठार है। शिक्षिका ने कहा, नहीं नहीं, जिन्हें तुम पठार कह रहे हो वे पठार नहीं बल्कि पर्वत है, क्योंकि पर्वत के ऊपरी हिस्से सपाट नहीं होते और वे इस आसपास के क्षेत्रों से बहुत संकीर्ण होते हैं। ये लंबी श्रृंखला रूप में भी फैले होते हैं। ऐसी श्रृंखला को पर्वत की श्रेणी कहते हैं। ठीक है, बहुत ऊंचे होने के कारण कुछ पर्वतों पर हमेशा बर्फ जमी रहती है और इनसे कई नदियां निकलती है। भारत में हिमालय पर्वत पर बर्फ जमी रहती है और कई नदियां भी निकलती है। अरावली पर्वत पर बर्फ तो नहीं जमती, परंतु वहाँ भी वर्षा जल के कारण नदियाँ निकलती है। आप लोग यहाँ से देख लेंगे, ये हिमालय पर्वत की स्थित जो है ना एवरेस्ट की चोटी है। ठीक है, अब मैं आपको इससे पहले बता दूँ, एक चीज़ बता देती हूँ। जैसे हिमालय, गंगा नदी का जो उद्गम होता है हिमालय से होता है, और हिमालय के किस ग्लेशियर में होता है? ये हमारा ये हमारा एक ग्लेशियर है। ठीक है, हिमालय का भाग, और ये एक दूसरा ग्लेशियर है। ठीक है, यहाँ से हमारा ये जो है इसका नाम है गंगोत्री ग्लेशियर। और ये जो क्या है? सतोपंत ग्लेशियर। ठीक है, अब यहाँ से गंगोत्री ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, भागती भागती एक नदी निकलती है जिसका नाम है भागीरथी। ठीक है, क्या है? भागीरथी। ठीक है, और इस तरफ सतोपंत ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है अलकनंदा। अलग रूप से ही इधर सतोपंत
ग्लेशियर से निकलती है, जिसका नाम है अलकनंदा। ठीक है। और जो है ना ये यहाँ पे बीच में आके देवप्रयाग नाम का जगह है, यहाँ पे ये आके मिल जाती है। ठीक है, जिसका क्या नाम है, देवप्रयाग। इस जगह आके वो मिल जाती है और ये दोनों नदियाँ जो आपस में संगम करती है, तो इस यहीं पे आके जो ना गंगा का निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ पे गंगा बढ़ती है। ठीक है, आई होप आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अब। ऐसे ही जो है ना हिमालय से बहुत सारी नदियों का जो है उद्गम होता है। अब है हिमालय पर्वत की अधिक ऊंचाई के कारण उसके शीर्ष भाग में बर्फ जमते हैं, लेकिन कम ऊंचाई के कारण अरावली पर बर्फ नहीं जमती। लेकिन हाल के दिनों में वहाँ तो बर्फबारी हुई है दीदी, मनोज ने कहा। हाँ हुई है, ऐसा होना पर्यावरण में बदलाव का संकेत है, दीदी बोली। ठीक है, अब देखिए पर्वतों का आकार एक जैसा नहीं होता। बिहार में बड़े पर्वत तो नहीं है, किंतु छोटी छोटी पहाड़ियाँ जरूर हैं, जिन्हें आप राजगीर, गिरियक, बराबर, हवेली, खड़गपुर और मंदार हिल में जाकर देख सकते हैं, दीदी कहती गई। सभी बच्चे ध्यान से सुन रहे थे। उन्होंने आगे कहा, पर्वत से निकलने वाली नदियों के जल का उपयोग सिंचाई, पनबिजली उत्पादन में किए जाते हैं। पर्वतों पर कई प्रकार की वनस्पतियाँ, जीव जंतु पाए जाते हैं। इनसे हमें लकड़ियाँ, चारा, औषधियाँ आदि प्राप्त होते हैं। पर्वत पर्यावरण संरक्षण एवं वर्षा कराने में भी सहायक होते हैं, परंतु पर्वतों पर यातायात कठिन होता है। यहाँ खेती करना भी कठिन होता है। खेती करने के लिए किसानों को सीढ़ीदार खेती बनानी पड़ती है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं। आप सीढ़ीदार खेती की देख सकते हैं चित्र। अब घने जंगल, अत्यधिक ऊंचाई एवं परिवहन का अभाव होने से यहाँ का जीवन पैदानिक की अपेक्षा कठिन होता है। अब पर्वतारोहण, पर्वत के ऊपर चढ़ना का खेल अधिक ऊंचाई वाले पर्वत पर होता है। सैलानियों के लिए पर्यटक स्थल आकर्षण के केंद्र होते हैं। पहाड़ जहाँ बर्फ जमी होती है वहाँ पर लोग स्कीइंग करते हैं। शिमला, कश्मीर में पर्यटक इसकी खूब आनंद लेते हैं। हाँ दीदी, मैंने फिल्मों और टीवी में भी ऐसा देखा है, राहुल बोल उठा। बिल्कुल सही कह रहे हो, दीदी ने सिर हिलाकर स्वीकृति दी। अब ये देख लीजिए, बर्फ वाले में स्केटिंग करते हुए दिख रहे हैं, स्काइंग करते हुए। अब है, आप क्या पता कीजिए। ठीक है, भारत में कौन कौन से स्थानीय पर्वत पर्यटक स्थल के रूप में प्रसिद्ध हैं। ठीक है, अब बिहार में कौन है, इस बात का भी आप लोग बताइएगा। दीदी ने बताया पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है वलित पर्वत। ठीक है, वलित पर्वत में जो हमारा हिमालय पर्वत है वो एक वलित पर्वत है। इनकी सतह उबड़ खाबड़ एवं शिखर शंक्वाकार होती है, जैसे भारत का हिमालय पर्वत एवं दक्षिण अमेरिका का एंडीज पर्वत वलित पर्वत है। दूसरा है भ्रंशोत पर्वत। पृथ्वी के आंतरिक हलचलों के कारण पृथ्वी पर दरारें पड़ जाती हैं। 2 दरारों के बीच का भाग ऊपर उठ जाता है, इसे ऊंचे उठे भाग को भ्रंशोत पर्वत कहा जाता है। भारत का सतपुरा पर्वत इसका उदाहरण है। उसके बाद आता है ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा अन्य पदार्थों के ठंडा होकर जम जाने से जिन पर्वतों का निर्माण होता है उसे ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। ठीक है, इटली का विशुवियस पर्वत इसका उदाहरण है। भारत के अंडमान निकोबार के बैरन आइलैंड में सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। भारत, यहाँ पे आपका पॉइंट लिखते जा रहा हूँ, मैं स्टार मार्क करते जा रही हूँ, आप लोग इसे नोट करते जाएंगे। ठीक है, भारत के अंडमान निकोबार के बैरन आइलैंड में सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। कम ऊंचाई के पर्वतों को पहाड़ी कहा जाता है। कम ऊंचाई के पर्वतों को क्या कहते हैं, पहाड़ी। अब देखिए, वलित पर्वत के अत्यंत प्राचीन होने के कारण जो है अपवर्तन के कारण ऊंचाई कम हो जाती है। ऐसी स्थिति में ये अवशिष्ट पर्वत कहे जाते हैं, जैसे अरावली हमारा अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। मैदानों, पठारों और पहाड़ों के बदलते चेहरे। शिक्षिका ने कहा कि अब तो मैदान, पहाड़ पहले जैसे नहीं रह गए हैं, तो सभी बच्चे चौंक गए। सभी ने पूछा क्यों? शिक्षिका बोली, बढ़ती जनसंख्या ही इसका प्रमुख कारण है। बढ़ती जनसंख्या के लिए भोजन, वस्त्र, आवास जरूरतें बढ़ी। पहाड़ों पर लोग बसने लगे, पर्यटन पहुंचने लगे, वनों को काटा जा रहा है, इससे वहाँ प्रदूषण भी बढ़ा है। सड़क निर्माण के लिए इन्हीं पहाड़ों को काटा जा रहा है, जिससे ये विलुप्त होते जा रहे हैं। मैदानों में परिवहन, जल, समतल भूमि की उपलब्धता के कारण कल कारखाने लगे हैं, जिससे आबादी काफ़ी घनी हो गई है। कल कारखाने के लिए खनिजों की उपलब्धता पठारों से है, इसलिए पठारों का दोहन हो रहा है। इन सबकी प्राकृतिक सुंदरता घटी है, पठारों तक प्रदूषण बढ़ा है और वन क्षेत्र घटे हैं। मैदानी भागों में सहज उपलब्ध भूजल का जबरदस्त उपभोग कृषि कार्यों में है, कल कारखानों में एक आवश्यक कार्यों में हुआ है, इसलिए इनका भी दोहन हो रहा है। यही वजह है कि इन क्षेत्रों में भूजल का स्तर गिरता जा रहा है, जिससे जल संकट पैदा हो रहा है। आने वाले दिनों में हमें गिरते भूजल स्तर की समस्या का जबरदस्त सामना करना पड़ेगा।
आइए अब अभ्यास प्रश्न को देखते हैं। बिहार में सोन नदी किस तरह के क्षेत्र से होकर गुजरती है? ठीक है, मैदानी क्षेत्र से ना गुजरती है सोन। हाँ, वाल्मीकि नगर बिहार के किस क्षेत्र में अवस्थित है, ये बताइए। पश्चिमी क्षेत्र में। धान की फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन है? धान की फसल के लिए चिकनी मिट्टी, याद है ना। पठार के ऊपर की सतह होती है सपाट होती है, क्या होती है? सपाट। ये कौन सा? यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे। अब ये देख लीजिए, एक फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन जो है, बिहार में सोन नदी किस तरह के क्षेत्र से होकर गुजरती है? तो ये सोन नदी जो है ना दक्षिणी भाग में मिलती है आपको, ठीक है, पटना के समीप, ठीक है, जहानाबाद होते हुए सासाराम, है ना। तो आपका ये हो जाएगा मैदानी क्षेत्र से, ठीक है। फिर भी आप लोग इसे देख लीजिएगा। अब पर्वतों के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। वलित पर्वत, भ्रंशोत पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत, ठीक है। बिहार का अधिकतम भाग डैश नदी के दोनों ओर मैदानी भाग के रूप में है। बिहार का अधिकतर भाग डैश नदी के दोनों ओर मैदान, गंगा नदी के ओर, ठीक है। गंगा डैश को संसार का छत कहा जाता है। पामेर के पठार को संसार का छत कहा जाता है, ठीक है। पहाड़ों की लंबी पामेर का पठार, पामेर पठार को संसार का छत कहा जाता है। पहाड़ों की लंबी श्रृंखला को क्या कहते हैं? पर्वत कहते हैं, ठीक है। शिमला और कश्मीर देश के प्रमुख डैश पर्यटन स्थल के उदाहरण है। शिमला और कश्मीर देश के प्रमुख पर्वतीय पर्यटन स्थल के उदाहरण है, ठीक है। यहाँ पे बर्फ स्काइंग करने के लिए पर्यटक आते हैं। देखिए, प्राकृतिक वातावरण के बदलते स्वरूप का मुख्य कारण बढ़ती जनसंख्या है। अब आइए सही मिलान करते हैं। भ्रंशोत पर्वत का उदाहरण कौन सा है? सबसे पहले देख लेते हैं। वलित पर्वत जो है हिमालय। प्राचीन पठार तो हो गया दक्कन क्षेत्र, और निक्षेपात्मक मैदान जो है अंगरी का मैदान, और भ्रंशोत पर्वत सतपुड़ा पहाड़ी, ठीक है। आप लोग 4 नंबर जो है करके आइएगा। अब यहाँ पे हम अपना समाप्त करते हैं। धन्यवाद।